हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अपराइस्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। आज है जिसका लेक्चर नंबर 4। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में पौधों में जनन किस तरह से होता है, यानी पादपों में जनन, या फिर हम कह सकते हैं पादपों में लैंगिक जनन। हम अलैंगिक जनन को पढ़ चुके हैं पहले ही। अब जो हमारा पार्ट है वो लैंगिक जनन वाला है। ठीक है, तो लैंगिक जनन किस तरह से होता है पादपों में, सबसे पहले हम समझते हैं जो पुष्प पादप होते हैं। ठीक है, जो पुष्पी पादप, उनके पुष्प के भाग के बारे में समझते हैं। पुष्प किस तरह का दिखता है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले पुष्पी पादप के भाग हम देखते हैं। हमने यहाँ पे एक चित्र ये ले रखा है। ये चित्र आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि गुड़हल का है। एक्चुअली क्या है, ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन गुड़हल का ये है। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो थोड़ा बहुत उससे मैच कर रहा होगा। ठीक है ना। तो ये गुड़हल का हमारा पुष्प है, उसका एक भाग हमने ये काट के पूरा इधर का दूसरा मतलब ये पंखड़ियाँ जो भी पत्ते एक तरफ के यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ के अपने हटा दिए हैं। ठीक है बेटा, तो इस पुष्प को हम देखते हैं सबसे पहले, और हम चित्र भी आता है। ठीक है ना, एक पुष्प का चित्र आता है तो आप इसका बना सकते हो। और कई बार एग्जाम में ये चित्र 1 नंबर की जगह 2 नंबर में भी आपसे बनवाया जाता है, यानी 2 नंबर का चित्र आपका आ जाता है ये वाला। ठीक है, तो चित्र किस तरह से बनाना है आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, अपने आप बनने लगेगा फिर। अब इसमें है क्या क्या, पुष्पी पादप के भाग कौन कौन से होते हैं उनको हम देखते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पे अगर हम कहें तो ये वाला जो पार्ट है, इसको हम, ये जो पत्तियाँ होती हैं हरी, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दल। बाह्य दल के बाद ये जो पुष्प की जो पंखड़ियाँ होती हैं, यानी दल इनको कहा जाता है। पुष्प जैसे गुलाब का है या जैसे गुड़हल का है, अगर आप तोड़ोगे पुष्प को तो पुष्प की रेड सी इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, नीचे जो हरी पत्तियों को हम कहते हैं बाह्य दल, और इनकी पंखुड़ियों को दल या पंखुड़ी कहा जाता है। इसके बाद अगर पुष्प के ये पंखुड़ियों को हटा दोगे, इस भाग को हटा दोगे, तो यहाँ पे ये वाला भाग अपने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि ये इस तरह की जो अड्डियाँ सी निकली होंगी, ऐसे पतली पतली सी कलिकाएँ निकली रहती हैं, ये इनको हम कहते हैं बेटा, ये जो है जैसे ये मैंने लिख रखा है, इसको हम कहते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, तंतु। अब ये जो गोल सा जो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। ठीक है, और ये वाला जो भाग है, ये इतना सा जो आपको भाग दिख रहा है, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो है, ठीक है, वर्तिकाग्र से ये जो यहाँ से ये जो पाइप सी नलिका आ रही है, ये इस भाग को तो अंडाशय कहते हैं। ये भाग हमारा क्या है, अंडाशय है। और अंडाशय से ये जो नलिका आ रही है हमारी, ठीक है ना, इस नलिका को हम क्या कहते हैं, इस नलिका को कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और ये अंडाशय है। और अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो ये हम इसको बीजांड बोल सकते हैं। ठीक है, अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। और बीजांड में ही क्या होती है, अंड कोशिका होती है बेटा। क्या होती है, अंड कोशिका किसके अंदर होती है, बीजांड में ही होती है। क्लियर है ना। तो आपको ये चित्र बनाना है, समझना है। अब जैसे पुष्पी पादप के भाग कौन कौन से होते हैं, अगर हमसे थ्योरेटिकल भी पूछा जाता तो हम लिख सकते हैं बाह्य दल होता है भाई, ठीक है, दल होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, वो आ जाता है पुंकेसर में। किस में आता है, पुंकेसर में। तो पुंकेसर वाला जो पार्ट है उसमें तंतु और परागकोश आते हैं। और ये जो पार्ट है, ये वाला पूरा, ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये स्त्री केसर का भाग है। तो हमने लिख रखा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, बाह्य दल हो गया हमारा ये वाला पार्ट, और दल यानी पंखुड़ी हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्त्री केसर वाला ये पूरा इधर का पार्ट दिख रहा है आपको, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। वर्तिका हमारा ये जो नली है वो है, वर्तिकाग्र ये है, अंडाशय ये वाला हमारा पार्ट है। ठीक है बेटा, और पुंकेसर वाला जो पार्ट है वो ये है तंतु और परागकोश, ये पुंकेसर में हमारे आते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बेटा आपको। अब हम इनके जो चीज़ें हैं इनको आगे समझते हैं कैसे कैसे क्या है। उम्मीद करता हूँ आप चित्र अगर प्रैक्टिस करोगे तो बना लोगे। और भाई देखो, बायो में चित्र अगर आपको नहीं भी आ रहा है सही से, तब भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि कम से कम 1 नंबर नहीं तो 2 से 3 नंबर तक चित्र बनाने के लिए आते हैं बायो से। ठीक है, तो चित्र तो आप भाई बायो के जो डायग्राम है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, किसी किसी का ड्राइंग अच्छा होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन अपने को भाई एग्जाम के लिए तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब ये चीज़ें अपनी क्लियर हो चुकी है बेटा। इससे आगे हम बढ़ेंगे पुष्प के प्रकार। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं,
तो पुष्प हमें यहाँ पे मिल रहे हैं बेटा, दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक एक लिंगी पुष्प होता है और एक द्विलिंगी पुष्प होता है। एक कैसा, एक एक लिंगी पुष्प और एक द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है बेटा, ऐसा पुष्प, ठीक है ध्यान से समझना, ऐसा पुष्प, ठीक है, जिसमें केवल या तो स्त्री केशर है या पुंकेशर है, यानी हम कहें ये वाला भाग है या फिर ये वाला भाग, यानी अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं जिसमें किसी में स्त्री केशर होता है, किसी में पुंकेशर होता है। कुछ पुष्प ऐसे हैं, जैसे हमने यहाँ पे गुड़हल का ले रखा है, इसमें स्त्री केशर और पुंकेशर बेटा दोनों हैं। तो एक लिंगी पुष्प कौन से पुष्प होते हैं जिनमें स्त्री केशर व पुंकेशर अलग अलग हो। जैसे मान लो एक पुष्प ऐसा है जिसमें केवल स्त्री केशर है या फिर केवल पुंकेशर ही पाया जा रहा है। ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केशर या पुंकेशर पाया जाता है, केवल एक, दोनों में से, ठीक है ना। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि स्त्री केशर अलग पुष्प में होगा, पुंकेशर अलग पुष्प में होगा। तो इस प्रकार के पुष्पों को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पपीता तरबूज में ऐसे मिल जाते हैं, लौकी की बेल हो गई, और ये कद्दू है ना, कद्दू को पेठा भी कहते हैं कहीं कहीं, तो बहुत ये इनमें मिल जाता है। तरबूज का, अब देखो इनमें होता क्या है, लौकी का पेड़ अगर या तोरई वाला पेड़ देखा होगा आपने, बेल होती है इनकी, पेड़ तो नहीं होता है कि आप सोचने लगो मैंने पेड़ बोल दिया तो आप, बेल होती है, ठीक है। तो इनमें क्या रहता है, एक पुष्प बेटा अलग आ रखा होता है, एक पुष्प अलग, जिस पे थोड़ा सा ये अंडाशय वाला और इस पे लौकी हल्की छोटी सी होती है, उस पर फूल बना होता है। अगर दूसरे पुष्प से परागकण नहीं आएंगे, बोलो सर परागकण आप अभी बताने लगे, परागकण समझाओ तो सही होता क्या है। चलो पहले देखते हैं चीज़ों को, पहले ये समझ लो, ठीक है, उसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक लिंगी पुष्प समझ में आ गया, पपीता और तरबूज, क्लियर है। अब द्विलिंगी पुष्प, मैंने बताया ना, गुड़हल, यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्त्री केशर और पुंकेशर, एक ही पुष्प में दोनों ही हैं। एक ही पुष्प में अगर दोनों चीजें हों, स्त्री केशर पुंकेशर, वो द्विलिंगी है, या इसको हम कह सकते हैं उभयलिंगी। क्या कह सकते हैं, उभयलिंगी पुष्प, ठीक है। सरसों और गुड़हल इसके एग्जाम्पल है बेटा। अब आ गया हमारा परागण, है ना। परागण या परागकण क्या होता है, हम चीजों को समझेंगे। देखो परागकोश जो होता है, इसमें ही परागकण होते हैं। परागकोश आपको दिख रहा है, इसमें है परागकण, ठीक है। अगर आप पुष्प जैसे गुड़हल का या सरसों का देखोगे तो उनमें पीले से रंग का होता है, बहुत चिपचिपा सा पदार्थ होता है, काफ़ी छोटे उसके कण रहते हैं, ठीक है। और पीले से रंग के आपको कण दिखेंगे। अब अलग डिपेंड करता है कि भाई किसके परागकण हैं, तो वो कलर वहाँ पे फिर अलग हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर में आपको सरसों के तो पीले ही मिलते हैं, ठीक है। और काफ़ी पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें पीले होते हैं परागकण। तो परागकण तो समझ आ ही गया है, परागकोश में परागकण होते हैं। अब ये कह रहा है कि परागण क्या होता है, तो परागकण सबको समझ आ गया ना, परागण क्या है ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये परागकोश है। अब परागकोश में से परागकण, ठीक है, किसी माध्यम से कहाँ पहुंच जाए, वर्तिका, यहाँ पे ये चिपचिपा सा भाग होता है, जैसे ही परागकण इसमें से कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये चिपक जाता है यहाँ पे और इसके माध्यम से फिर आगे आता है, वो हम उसको आगे समझेंगे, ठीक। तो परागकण का परागकोश से कहाँ तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना। कहाँ तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। समझो, परागकोश से किसका, परागकण का बेटा, परागकोश से परागकण का कहां तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण की मैं बात करूं तो स्वपरागण देखो क्या है, स्वपरागण में क्या होता है, जैसे एक ही पुष्प है या जैसे एक पौधा है, ये ठीक है। अब एक पौधा है, अब इसी पुष्प पे क्या है, ये मतलब परागकोश भी है और ये वर्तिकाग्र वाला भी, तो यहां से परागकण इस पे पहुंच जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये स्वपरागण होगा। यानी एक ही पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक किसका, परागकण का जाना स्वपरागण है। अच्छा, एक ही पेड़ है और एक ही पेड़ के दूसरे पुष्प के परागकोश से अगर इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र तक आता है कौन, परागकण, तब भी स्वपरागण ही कहलाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर पेड़ चेंज हो गया है ना, अब ये चेंज हो गया, अब इसके परागकोश से अगर इसके वर्तिकाग्र तक जाता है या इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएगा ये,
तब कहलाएगा पर परागण। समझ आ गया स्वपरागण क्या है और पर परागण। ठीक है, डेफिनेशंस आपकी सारी नोट्स में मैंने प्रोवाइड करा रखी है, नोट्स आपको भेज दिए गए हैं। अगर अभी तक आप नए हो यानी आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो बेटा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दे रखे हैं। एक लिंक दे रखा है अब तक के सारे वीडियोज का 10th के साइंस के, ठीक है। दूसरा लिंक है नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके सीधे वहाँ से क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को, और उसमें आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है। स्वपरागण मटर में होता है, गेहूं में होता है, ठीक है, सरसों में भी होता है। अच्छा, सरसों में परपरागण भी होता है। परपरागण क्या है, जैसे एक पुष्प के पराग कोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक अगर परागकण जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, परपरागण। अच्छा, परपरागण का माध्यम क्या हो सकता है, हवा हो सकती है, कीट पतंग वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, जल के माध्यम से भी ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये परपरागण किन की वजह से होता है वो हमने समझ लिया, स्वपरागण समझ लिया, परपरागण अपना हो गया बेटा। इसके बाद जो है वो मेन हमारा रह ही गया पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। तो ये हमने प्रक्रियाएं समझी किस तरह से परागण और ये सारी चीजें होती हैं। अब आगे का प्रोसेस हम समझते हैं। अब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है, देखो। अब यहीं से मान के चलो ये यहाँ पे परागकोश है, ठीक। अब इस पराग कोश से अब मान के चलो ये मेरा, चाहे मैं अलग से बना लिया, ये किसी पुष्प का पराग वो है तंतु है, और ये यहाँ पे क्या है, पराग कोश है, ठीक है। अब इसमें क्या है, परागकण। अब कोई पक्षी या कोई कीट पतंग, तितली, भौरा, ठीक है, अब वो यहाँ पे बैठा, अब वो यहाँ आ गया, इस पे वर्तिकाग्र पे भी बैठ, तो उसके पैरों पे जो परागकण चिपक गए थे वो वर्तिकाग्र तक आ चुके हैं, ये 2 मान के चलो, ठीक है। अब वर्तिकाग्र पर भी चिपचिपा सा पदार्थ यहां होता है तो ये चिपक गए। जैसे वर्तिकाग्र पर आते हैं बेटा, यहां पर एक नली ऑटोमेटिक बन जाती है जिसको हम कहते हैं पराग नली विकसित होती है, जिसके माध्यम से परागकण, ठीक है, आते हैं। परागकण आ गया। अब परागकण में क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, नर युग्मक। अब मैंने कहा था ना, नर युग्मक क्या है, गतिशील जनन कोशिका। देखो मादा नहीं जा रहा है कहीं, कौन जा रहा है, नर युग्मक जा रहा है मादा के पास, है ना, मादा युग्मक के पास। इसीलिए तो हम कहते हैं नर युग्मक क्या है, गतिशील जनन कोशिका है। अब ये यहाँ पे बेटा आया और यहाँ से परागकण, यहाँ पे तो ये है, ठीक है, ये वाली विकसित नहीं हुई तो ये वाली परागनली विकसित हो गई है पूरा। तो यहाँ से ये परागकण आते आते सीधा कहाँ आएगा, अंडाशय में आएगा। और अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है, और जिनमें क्या है, मादा युग्मक है, और नर युग्मक आके मादा युग्मक से, नर युग्मक जो है मादा युग्मक के साथ मिल जाता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन या संलयन, ठीक है, मादा युग्मक। और बनता है फिर युग्मनज, या फिर कह सकते हैं जायगोट, ठीक। युग्मनज धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है, वो भ्रूण में बदलता है, ठीक। बीजांड जो है वो बीज में बदलता है, कबर पूरा उसको ढक लेता है, और अंडाशय जो है वो एक फल के रूप में परिवर्तित होता है। बाकी जो बाह्यदल और ये जो पंखुड़ियाँ, बाकी सारी चीज़ें फिर पुष्प से, किससे, पुष्प से मतलब अलग हो जाती हैं, और अपने को फल, और फल के अंदर बीज मिल जाता है, ठीक। और जो बीज जो होते हैं भाई, ठीक है, उनको जैसी अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं पृथ्वी में, हम बो देते हैं उनको, तो अनुकूल परिस्थितियां जैसी मिलती हैं वो तो नवोद्भिद के रूप में विकसित हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अंकुरण, यानी बीज एक छोटे से पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और नोट्स में फिर बोल रहा हूँ आपको प्रोवाइड मैंने करा दिए हैं, तो एक बार अच्छे से वीडियो को देखो, ठीक है। अगर आपको 2 बार नीड पड़ रही है तो 2 बार देख लो। एक काम करो, सबसे पहले एक बार आपने वीडियो देखा, फिर आप नोट्स को पढ़ें, फिर एक बार डबल की स्पीड पे वीडियो देख लीजिए, फिर आप क्या है नोट्स से को कॉपी पे नोट कीजिए, बहुत अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ में प्रॉब्लम है अपन उसके लिए अलग से सेशन ले लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।